एक बार वॉइस का कंफर्मेशन दे देना, सही है क्या? एंड स्पॉटलाइट वीडियो दिख रहा है क्या सही से? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a square matrix A of order 3 is defined as A equal to Aij, where Aij is equal to signum of I minus j, then A is symmetric matrix, skew symmetric, identity, और D none of this। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। A is a square matrix of order 3 which is defined as this: A equal to Aij, and Aij is signum of I minus j। Then A is symmetric matrix है, skew symmetric matrix है, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, या फिर नन ऑफ दिस है। ठीक है, सिग्नम फंक्शन सभी को याद ही रहेगा, उसी का यूज करना है। नक्षत्रा ने आंसर दिया है। ए ने आंसर दिया है। ठीक है, तो 3x3 है ना? यस, प्रांजल ने आंसर दिया है। तो बेसिकली 3x3 में आप Aij कैसे बनाओगे? तो बड़ा ही सिंपल सा है, सिग्नम ऑफ I माइनस जे है ना, तो आप हर एक एलिमेंट भी निकाल सकते हो, या फिर अभी जो मैं करने जा रहा हूँ वो कर सकते हो। तो अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें I लेस देन जे होता है। अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स में I लेस देन जे है, तो सिग्नम ऑफ I माइनस जे अगर देखोगे तो सिग्नम ऑफ नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव, क्योंकि I छोटा है, तो उसका आंसर -1 आएगा। करेक्ट, सारे अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स का। और लोअर ट्रायंगल एलिमेंट्स में I बड़ा होता है जे से, सो सिग्नम ऑफ I माइनस जे विल बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो सिग्नम ऑफ पॉजिटिव, तो सिग्नम ऑफ पॉजिटिव हमेशा 1 आता है, ये भी याद है। ठीक है, और जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें I इक्वल टू जे होता है, तो सिग्नम ऑफ I माइनस जे क्या हो जाएगा? सिग्नम ऑफ ज़ीरो, और सिग्नम ऑफ ज़ीरो तो ज़ीरो होता है। इसका मतलब सारे अपर ट्रायंगुलर -1 है, और सारे लोअर ट्रायंगुलर 1 है, और सारे डायगोनल 0 है। तो इसको कुछ इस प्रकार लिखा जा सकता है: 0 0 0 -1 -1 -1 1 1 1। अब देखिए कौन से प्रकार का मैट्रिक्स लग रहा है ये। क्या ये आइडेंटिटी है? तो डेफिनेटली नहीं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने देखा 1 1 1 रहता है, वो तो नहीं है। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? तो वो तो नहीं। क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक में तो
ए आई जे ए जे आई सेम हो जाता है, ये और ये सेम होना चाहिए था जो कि नेगेटिव है एक दूसरे का, ये और ये सेम होना चाहिए था जो कि नेगेटिव है, ये और ये भी नेगेटिव है, मतलब ये एक प्रकार का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, आपने हर एक एलिमेंट इंडिविजुअली निकाला होता तो भी चल जाता, यही आता। सिग्नम ऑफ पॉजिटिव हमेशा 1 आता है, सिग्नम ऑफ नेगेटिव हमेशा -1 आता है, और सिग्नम ऑफ 0 0 आता है, ये हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है सभी को? ओके ना, नो प्रॉब्लम्स विद दिस, लिख लो ये। डन। यहाँ पे मैंने अपर ट्रायंगुलर अलग से किया, आई लेस देन जे, आई लेस देन जे तो आई माइनस जे नेगेटिव आएगा, सिग्नम ऑफ नेगेटिव हमेशा -1 आएगा। आई ग्रेटर देन जे है तो आई माइनस जे पॉजिटिव आएगा, सिग्नम ऑफ पॉजिटिव हमेशा 1 आता है। आई इक्वल टू जे जो होता है डायगोनल में, वहाँ पे सिग्नम ऑफ 0 आएगा तो वो तो 0 ही आएगा, तो डायगोनल सारे 0 हो गए, अपर ट्रायंगुलर -1 हो गए, और लोअर ट्रायंगुलर सारे 1 हो गए। यू कैन सी आई ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे है। ठीक है, जिसकी वजह से वो स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। ओके, सो द नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, या फिर जिन्हें इक्वल मैट्रिसेस कहते हैं, इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल, two matrices are said to be equal if their corresponding elements are equal, corresponding elements are equal। ठीक है, corresponding elements equal होने चाहिए। इसका मतलब क्या, a इक्वल टू बी, तो पहले तो उनका ऑर्डर सेम रहेगा, पहले तो सेम ऑर्डर एंड corresponding elements equal, तभी ये बोल सकते हैं। दार दरवाजा उगड़। ओके, देन ओनली इट इज पॉसिबल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब आप समझ ही गए रहोगे, आमने सामने के एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसका यूज़ करते हैं एक क्वेश्चन करके। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इफ a इक्वल टू 2x प्लस 1 3y 0 y स्क्वायर माइनस 5y एंड b इक्वल टू x प्लस 3 y स्क्वायर प्लस 2 0 और -6 एंड a इक्वल टू b। ठीक है, ये वाला लिख लो। सो दो मैट्रिसेस इक्वल कब रहेंगे, जब दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा, दोनों का ऑर्डर भी सेम, और ऑर्डर सेम होने के बाद दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम, मतलब इसका पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट और पहले रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट वो सब सेम होना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है सभी को? तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया हूँ, वो ट्राई करना। उसमें मैंने एक मैट्रिक्स दिया है ए, 2x प्लस 1 3y 0 y स्क्वायर माइनस 5y, x प्लस 3 y स्क्वायर प्लस 2 0 और -6। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब समझ गए ना क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब 2x प्लस 1 और x प्लस 3 इक्वल रहेंगे, 3y एंड वाई स्क्वायर प्लस 2 इक्वल रहेंगे, 0 और 0 तो इक्वल है ही, वाई स्क्वायर माइनस 5y और -6 ये दोनों भी इक्वल रहेंगे।
नक्षत्रा ने आंसर दिया है, एक बार चेक करो, गड़बड़ लग रहा है। शायद यहाँ पे एक कैच है, वो पकड़ना पड़ेगा। देखते, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल का मतलब क्या? तो ये जो 2x+1 है ना, 2x+1, ये सामने वाले x+3 से इक्वल होना चाहिए, तो आपको x=2 मिल जाता है, ये आपको आ गया रहेगा। बट 3y में थोड़ा गड़बड़ है, देखो 3y=y² + 2 किया ना, तो ये y² - 3y+2 = 0 हो जाता है, ये भी आपने किया रहेगा। तो y-2 और y-1 = 0, तो y=1, 2, ऐसे दो वैल्यूज़ आ गए। बट दो वैल्यूज़ थोड़ी रहेंगे, आपको ये भी सॉल्व करना पड़ेगा। y² - 5y = -6, तो वो भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। y² - 5y = -6, तो y² - 5y + 6 = 0। तो यहाँ पे y-3 y-2 हो गया, तो y के दो वैल्यूज़ दिखेंगे आपको, 2, 3। तो y के दोनों वैल्यूज़ नहीं ले सकते ना आप, यहाँ पे तो कितने वैल्यूज़ हो गए? 3 वैल्यूज़ हो गए, 1, 2 और 3। बट 1 डाला तो ये दोनों एलिमेंट अलग अलग आएंगे, आपको देखना है y1 डालने पे क्या होता है। तो 1 + 2 3, ये वाला 3 आएगा, ये देखो ये वाला 3 आएगा, बट ये वाला भी 3 आएगा। बट जैसे ही आप 2 डालोगे ना, 2 डालोगे तो 2² + 2, ये 4 आएगा, बराबर। 4 + 2 6 आएगा, और ये भी 6 आएगा। बट 2 डालने पे ये देखो ये सेम आएगा, 2² 4 -10 -6, ये सेम आ रहा है। बट अगर आप 1 डालोगे तो नहीं आएगा, देखो 1 - 5, ध्यान से देखना, 1 - 5 कितना होता है बेटा? -4 होता है, और ये तो -6 है, वो मैच नहीं करेगा। यानी आपको कॉमन वैल्यू लेनी थी। y=1 डालने पे दोनों एलिमेंट सेम नहीं आएंगे, y=3 डालने पे भी नहीं आएंगे। तो कॉमन वैल्यू क्या था? दोनों का कॉमन वैल्यू y=2 डालने पे दोनों सेम आएंगे। कौन से दोनों वैल्यू सेम आएंगे? ये और ये भी सेम आएगा, 3y और y² + 2, एंड y² - 5y एंड -6, ये भी सेम आएगा। समझ गए? तो y का वैल्यू 2 एक्सेप्ट हुआ, तो x + y कितना हो जाएगा? 2 + 2, तो इसीलिए उसका आंसर 4 है। आई होप ये क्लियर है, ये लिख लो, हुआ नहीं रहेगा तो। सही है ना? मैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, दैट्स इट, इतना ही है। सॉरी, हाँ, रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। एक एग्जांपल देता हूँ, बेटर समझेगा आपको। रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज का, सपोज देखो ज़रा, रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज इन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ए अगर आपका 1 3 ऐसा पहला रो दे रहा है, तो पहला कॉलम आएगा 1 3, ठीक है, रो को कॉलम बना दिया। और अगर दूसरा रो आपका और 5 - 2 है, देखो, तो वो दूसरा कॉलम बन जाएगा 5 - 2। समझ गए? तो ये इस प्रकार आप इसका ट्रांसपोज निकाल सकते हो। एक और एग्जांपल देता हूँ, बी 1 2 3 4 5 6।
अगर आप ध्यान से देखोगे बी का ऑर्डर क्या है, 2 रोज है, ये देखो 2 रोज और 3 कॉलम्स है, तो 2 रोज और 3 कॉलम्स, तो बी ट्रांसपोज क्या आएगा, देखेंगे पहला रो जो है, पहला रो दिखा वो पहला कॉलम बनेगा, सो 1 2 3 इज माय पहला कॉलम, और दूसरा रो जो है 4 5 6 वो दूसरा कॉलम बनेगा 4 5 6। ठीक है, अब ऑर्डर भी चेंज हो गया बेटा, जो रोज थे 2 वो कॉलम बन गए, और जो कॉलम थे 3 वो रोज बन गए। सो बेसिकली ये 3 × 2 हो गया। समझ गए ट्रांसपोज कैसे करते, जो रो था वो कॉलम बन गया, जो कॉलम था वो रो बन गया। क्लियर है कैसे, किस प्रकार हम ट्रांसपोज निकाल सकते हैं वो। इसको कहते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, ओके। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है, फॉर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आता है। मैं एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाता हूँ आपको। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 2 3 4। ठीक है, इसका आप ट्रांसपोज निकाले। चलो ट्रांसपोज निकालता हूँ मैं, यहीं पे लिख देता हूँ ट्रांसपोज क्या आएगा, देखते हैं। पहला रो 1 2 3 है, ठीक है, वो पहला कॉलम बनेगा। दूसरा रो 2 5 4 है, वो दूसरा कॉलम बनेगा। तीसरा रो 3 4 6 है, वो तीसरा कॉलम बनेगा। क्या आप देख पा रहे हो, ए और ए ट्रांसपोज सेम है, और आपको पहले से पता था कि ये एक प्रकार का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे पता था, ये देखो ए 1 2 2 है, ए 2 1 2 है, ए 1 3 3 है, ये 3 1 4 है, ए 2 3 4 है, ए 3 2 4 है, तो ये सिमेट्रिक था, पता है। तो ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज आ गया। देखो ये किसके लिए है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमेशा उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आता है। ओके, इतना पार्ट क्लियर है सभी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्क्यू सिमेट्रिक देखो कैसे दिखता है, हमको पहले से पता है स्क्यू सिमेट्रिक कैसे दिखेगा। उसके ये डायगोनल एलिमेंट 0 0 होते हैं, ये 2 3 -4 लेता हूँ, तो ये -2, ये -3, ये 4। देखो ये स्क्यू सिमेट्रिक है, हमें पहले से पता है। क्यों, बिकॉज ये 2 है तो ये -2 हो गया, ये 3 है तो ये -3 हो गया, ये -4 है तो ये 4 हो गया। इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। इसका अगर मैं ट्रांसपोज निकालता हूँ तो वो कैसे दिखेगा, पहला रो पहला कॉलम बनेगा, तो 0 2 3 पहला कॉलम बना। दूसरा रो दूसरा कॉलम बनेगा, -2 0 -4, और तीसरा रो तीसरा कॉलम बनेगा, -3 4 0। ठीक है, अब मैं मैट्रिक्स की एक खासियत बताता हूँ। उसके सारे के सारे एलिमेंट्स में से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, ऐसा डिटर्मिनेंट में नहीं कर सकते। डिटर्मिनेंट में जो हम कॉमन लेते थे वो किसी रो या किसी कॉलम में से लेते थे, करेक्ट। बट मैट्रिक्स में जो हम कॉमन लेते हैं वो पूरे के पूरे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स में से लेते हैं, ना कि किसी रो में से या किसी कॉलम में से। तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, तो हर एक एलिमेंट्स में से कॉमन आएगा। ठीक है, हर एक एलिमेंट्स। अभी आप ध्यान से देखो, क्या ये आपको वापस एक बार ए दिखाई दे रहा है, 0 2 3 ये ए में था, -2 0 -4 ये भी ए में था, -3 4 0 ये भी ए में है। सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट -a, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a हो गया आपका। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खासियत क्या है, उसका ट्रांसपोज -a के बराबर होता है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खासियत क्या है, उसका ट्रांसपोज और ए सेम होते हैं। ठीक है, और सिमेट्री ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में हमने क्या देखा,
रोज और कॉलम्स इंटरचेंज हो जाते हैं और ऑर्डर भी चेंज हो जाती है। क्या ये वाला पार्ट क्लियर है सभी को? लिख लो एक बार। अब बताओ लिख के हो गया तो। वो चीज़ ये है कि डिटर्मिनेंट में जब हम कॉमन लेते हैं कुछ भी, जैसे यहाँ पे -1 कॉमन लिया, डिटर्मिनेंट में वो किसी एक रो में से या फिर किसी एक कॉलम में से कॉमन आता है, करेक्ट। बट मैट्राइसिस में जब आप कॉमन लोगे ना, तो वो किसी रो या किसी कॉलम में से नहीं आएगा, पूरे के पूरे मैट्रिक्स में से कॉमन आएगा। स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं इसे। मतलब मैं ए मैट्रिक्स बोल दूँ तो मैट्रिक्स 2A क्या रहेगा, उसका हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होगा, हर एक एलिमेंट। 3A बोल दूँ तो हर एक एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। -A बोल दूँ तो हर एक एलिमेंट -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये डिफरेंस है डिटर्मिनेंट और मैट्राइसिस में, बेसिक। तो ये ट्रांसपोज इक्वल टू -A लिख दिया। आगे बढ़ू। फिर नेक्स्ट लिखना ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। सो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? ट्रेस ऑफ एनी मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, is the sum of its diagonal elements, is the sum of its diagonal elements। ठीक है, डायगोनल सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स को होता है, तो इसलिए ट्रेस भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। बड़ा ही सिंपल है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैंने ए दिया 1 2 3 4, तो ट्रेस ऑफ ए क्या आएगा? 1 और 2 का एडिशन, दैट्स इट, 3। समझ गए? तो ट्रेस इज वेरी मच इजी। उसके डायगोनल एलिमेंट्स को सिर्फ ऐड करना है। ओके ना? क्लियर है सभी को? लिख लो ये ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज द सम ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। एक एग्जांपल भी दिया है मैंने। डन। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर बेस्ड। आपको एक क्वेश्चन ऐसा दे रहा हूँ, फॉर अल्फा बीटा गामा ऑल बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स, ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर 6 8 3 बीटा स्क्वायर 9 4 5 गामा स्क्वायर। ठीक है, बी इज इक्वल टू 2 अल्फा 3 5 2 2 बीटा 6 1 4 2 गामा -3। if trace of A equal to trace of B, then 1 by alpha plus 1 by beta plus 1 by gamma equal to क्वेश्चन मार्क। ये कर दो। तो यहाँ पे दो मैट्रिसेस दी है, एक है मैट्रिक्स ए, एक है मैट्रिक्स बी। ठीक है, दोनों का ट्रेस उन्होंने बोला है इक्वल है।
इक्वल है, तो उनके सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स बेसिकली इक्वल है। तो उन्होंने पूछा है 1/α प्लस 1/β प्लस 1/γ कितना होगा, निकालो। थोड़ा परफेक्ट स्क्वायर वाला मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा यहाँ पे, देखना ध्यान से। ट्रांसपोज ऑफ ए क्या आएगा बेटा, ट्रांसपोज ऑफ ए, ये तो डायगोनल एलिमेंट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर आएगा, सही है। ट्रांसपोज ऑफ बी क्या आएगा, 2α प्लस 2β प्लस 2γ माइनस ए। सो अगर मैं ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी लिख देता हूँ। ट्रांसपोज ऑफ ए था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ट्रांसपोज ऑफ बी था सॉरी 2α प्लस 2β प्लस 2γ माइनस 3। सबको एक साइड अगर लेके गया मैं, अल्फा स्क्वायर प्लस 2α, ये -3 के 3 टुकड़े किए मैंने, -1 -1 -1, एक टुकड़ा मैंने इसको दे दिया, एक टुकड़ा मैंने इसको दे दिया, ठीक है। -1 -1 -1 लेफ्ट में आके +1 +1 +1 हो गया, और एक टुकड़ा मैंने इसको दे दिया। ये अल्फा का साइन माइनस हो जाएगा, बीटा का साइन भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है आपको, अल्फा माइनस 1 द होल स्क्वायर, बीटा माइनस 1 द होल स्क्वायर, गामा माइनस 1 द होल स्क्वायर इक्वल 0। बट अल्फा बीटा गामा तो रियल नंबर से शुरुआत में ही बोला है, तो उनका स्क्वायर जो है वो नेगेटिव नहीं आ सकता बेटा, समझ रहे हो ना बात को। तो इनका स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकता, तो 3 स्क्वायर्स का एडिशन 0 कब आएगा, अगर उनमें से कोई भी नेगेटिव नहीं है तो, क्योंकि स्क्वायर तो नेगेटिव नहीं होता। तो 3 स्क्वायर्स का एडिशन कब 0 आएगा, सोचो ज़रा, व्हेन विल इट बी 0, 3 स्क्वायर्स का एडिशन जब क्या होगा, 3 स्क्वायर से उनका एडिशन 0, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 कब आएगा, जब सारे नंबर 0 होंगे, जब यस सारे नंबर 0 होंगे। सो अल्फा -1 भी 0 है, बीटा -1 भी 0 है, और गामा -1 भी 0 है, तीनों को 0 होना पड़ेगा। अल्फा -1, बीटा -1 और गामा -1, ऐसे तीनों जब 0 हो जाएंगे तभी ये पॉसिबल है। क्लियर है क्या, ये गया खोपड़ी में। इसका मतलब तुम्हारा अल्फा भी 1 है, तुम्हारा बीटा भी 1 है, तुम्हारा गामा भी 1 है। सो 1/α 1/बीटा 1/गामा आएगा, 1 + 1 + 1 3। तो करेक्ट आंसर इज 3। क्लियर है सभी को, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। क्लियर है, लिख के हुआ तो बता देना, ठीक है। तो हमारे पास ए है, बी है, हमको बोला है a+b निकालो, a-b निकालो, 2a और 2a+3 भी निकालो। मतलब क्या क्या बोला है, एक तो बोला है एडिशन, बराबर, एक तो बोला है एडिशन, एक बोला है सब्ट्रैक्शन, एक बोला है स्केलर मल्टीपल, और एक बोला है स्केलर मल्टीपल्स का एडिशन। ये 4 चीज़ें निकाल लो।
लेट्स हैव अ लुक. ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए क्या था? 0 1 2 -3. बी, बी क्या है? 3 4 -5 1. ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे. तो रोज और कॉलम सेम होना ज़रूरी है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स. सही है ना? तो 0 में 3 ऐड हो जाएगा, 3. फिर 1 में 4 ऐड हो जाएगा, 5. फिर 2 में -5 ऐड हो जाएगा, -3. और फिर -3 में 1 ऐड हो जाएगा, -2. क्लियर है ये वाला पार्ट? कैसे कैसे ऐड करते गए हम. इसके बाद a माइनस बी, तो वही 0 1 2 -3 -3 4 -5 1. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं. 0 में से 3 सब्ट्रैक्ट, 1 में से 4 सब्ट्रैक्ट, 2 में से -5 सब्ट्रैक्ट 7, -3 में से 1 सब्ट्रैक्ट. ये समझ गए? ए प्लस बी, ए माइनस बी, आसान है. ओके. ओके ना, आगे बढ़ते हैं. फिर 2a, अगर a तुम्हारा 0 1 2 -3 है, तो 2a क्या आएगा? स्केलर मल्टीपल, हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना. सो 0 2 4 -6 आएगा. ओके. अगर आपका b क्या है? 3 4 -5 1. ठीक है, तो b के लिए मुझे 3b निकालना था. ये देखो 3b, तो मैं 3b भी निकाल ही लेता हूँ. तो ये 3b आ गया. तो 3b आएगा 9 12 -15 और 3. और जब मुझे 2a + 3b पूछोगे आप, तो मैं उन दोनों को ऐड कर दूंगा. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 के साथ 9, 2 के साथ 12, 4 के साथ 15 -15, और -6 के साथ 3 -3. एक बार चैट में बताओ कि आपके सारे के सारे राइट आए. बताओ एक बार, ये सारे राइट आए. ए प्लस बी, ए माइनस बी, 2a 3b और 2a + 3b. ओके, आसान. अब हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. ओके चलो. सो मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी, पहले समझनी पड़ेंगी. सो ए बी is possible only if number of columns, शॉर्ट में लिखता हूँ, only if columns of A is equal to rows of B, तभी पॉसिबल है ये. ठीक है, तो इसको थोड़ा शॉर्ट में अगर लिखना है मुझे, तो बस इतना ही. अगर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, अगर ऐसा है तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर ही वो है. सो ए m क्रॉस n, b p क्रॉस q इज पॉसिबल इफ ये इसका कॉलम्स और इसका रोज सेम है. बेसिकली ये दोनों सेम है, तो वो आएगा इफ n इज इक्वल टू p. तो एक मल्टीप्लिकेशन में करके दिखाऊंगा आपको, फिर आपको समझेगा. ठीक है, एक मल्टीप्लिकेशन करके दिखाता हूँ. तो यही क्वेश्चन लेता हूँ जो मैंने यहाँ पे दिया था. ए कितना दिया था?
ए था 0 1 2 -3 और बी था 3 4 -5 1। तो यहाँ पे ए 2x2 है, ए 2x2 है और बी बी भी 2x2 है, तो इनका कॉलम और रो सेम है, तो इज पॉसिबल। ठीक है। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगी ना, उसका रिजल्ट ये होता है 2x2, वो भी दिखा दूंगा। पहले मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। ए बी 0 1 2 -3 0 1 2 -3 और 3 4 -5 1। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं देखते हैं। पहला रो पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा, पहला रो पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा। तो इसका मतलब ये जो 0 1 है ये 3 -5 को मल्टीप्लाई करेगा। कैसे? 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -5। देखा, ये 0 इस 3 को मल्टीप्लाई हुआ, ये 1 इस -5 को मल्टीप्लाई हुआ। तो पहला रो पहले कॉलम को मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे पहला रो दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई होगा, पहला रो और दूसरा कॉलम। सो पहला रो इंटू दूसरा कॉलम, सॉरी 0 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1। ये देखो, पहला रो प्लस दूसरा कॉलम, 0 इंटू 4 एंड 1 इंटू 1। क्लियर है? अब नीचे दूसरा रो पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा, तो दूसरा रो और पहला कॉलम। सो 0 इंटू 3, सॉरी दूसरा रो क्या है मेरा, 2 और -3 है, और 3 और -5 को मल्टीप्लाई करेगा। सो 2 इंटू 3 प्लस -3 इंटू -5। ठीक है, दूसरा रो पहले कॉलम को मल्टीप्लाई किया। अभी दूसरा रो दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा। सो 2 इंटू 4 -3 इंटू 1, मतलब प्लस माइनस माइनस हो गया। इस प्रकार ये आया। इसका रिजल्टेंट देखो क्या है, 2 रो और 2 कॉलम। सो बेसिकली इसका रिजल्टेंट आया 2x2। तो ये जो शुरुआत के नंबर्स थे ना, ये 2 और ये 2, ये देखो वही है। ठीक है। सो देखता हूँ ये ऐड करके कितना आ रहा है। -5 1 6 और 15 21, 8 -3 5। ये मेरा ए बी आ गया, ए बी। ठीक है, क्लियर है ए बी कैसे निकाला? ये अभी मैं करके दिखा रहा हूँ, बाद में हम ओरली करेंगे, मल्टीप्लाई ओरली कर लेने का। ओके, तो ये लिख लो ए बी, मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट। ए बी इज पॉसिबल only if CA equal to RB. So A M cross N, B P cross Q is possible if N equal to P. एंड रिजल्टेंट क्या आता है, M क्रॉस Q। वो मैं बाद में दिखाऊंगा लिख के। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे किया है देखो, पहला रो पहले कॉलम को मल्टीप्लाई हुआ, फिर बाजू में पहला रो दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई हुआ, फिर नीचे दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो अभी आपको समझ गया रहेगा कि पहले का कॉलम और दूसरे का रो क्यों सेम होना चाहिए। आप रो कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हो, बट रो में कितने एलिमेंट होते हैं जितने कॉलम्स होते हैं, और कॉलम में कितने एलिमेंट होते हैं जितने रोज होते हैं। इसके लिए इसके कॉलम्स और इसके रोज सेम होने चाहिए ताकि वो मल्टीप्लाई हो सके। अगर इसके कॉलम्स और इसके रोज सेम नहीं है नंबर, तो फिर एक हाथ दूसरा बच जाएगा, तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले के कॉलम्स और दूसरे के रोज सेम होने चाहिए। क्लियर है मल्टीप्लिकेशन? ये वाला लिख लिए पार्ट, बी ए बी करके दिखाऊंगा मैं।
हो गया तो बता देना। बी ए, चलो मेरे साथ ही करना। कैसे होगा? पहला रो पहला कॉलम, तो 3 × 0 + 4 × 2, ठीक है। फिर पहला रो दूसरा कॉलम, 3 × 1 + 4 × -3, ठीक है। फिर दूसरा रो पहला कॉलम, 5 × 0 -5 × 0 + 1 × 2। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, -5 × +1 + 1 × -3। आई होप ये क्लियर है, ठीक है ना। अब ये सिर्फ ऐड करना है और कितना आ रहा है देखना है। ये 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये -8 आ रहा है। एक बार देख लो, सही है? सही है क्या? यही आया आपका भी? बताओ एक बार चैट में, आपका भी यही आया है? ठीक है। आपने एक चीज नोटिस की, ए बी और बी ए सेम है क्या? बताओ मुझे। ए बी और बी ए आपने लिखा रहेगा आपकी बुक में, ए बी और बी ए सेम है क्या? आर दे सेम और नॉट? ए बी एंड बी ए, नो। सो इसका मतलब क्या बेटा? ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए ऑलवेज। ये अलजेब्रा जैसा नहीं चलेगा, नॉर्मल नंबर्स की तरह नहीं है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए ऑलवेज। कभी कभी हो सकता है, आई डोंट नो, बट हमेशा सेम होगा क्या? नहीं। In some special cases it can be. In some special cases AB can be equal to BA, ठीक है, बट हमेशा नहीं होगा। हमेशा AB और BA सेम नहीं होगा। इसका एक रीज़न बताऊँ मैं आपको? चलो एक रीज़न बताता हूँ। A अगर मेरा 3 × 4 है एंड B मेरा 4 × 2 है, मुझे बताओ AB पॉसिबल है कि नहीं? इतना ही बताना, पॉसिबल है या नहीं। जस्ट द आंसर कि ए बी पॉसिबल है या नहीं, यस और नो। पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है बेटा? बिकॉज ए 3 × 4 है और बी 4 × 2 है, करेक्ट। तो इसका कॉलम और इसका रो सेम है। सो तुम्हारा जो आंसर आएगा ना, रिजल्टेंट, वो क्या आएगा? 3 × 2 आएगा। 3 × 2 जो एंड वाले होते हैं ना, इसके रो और इसके कॉलम, बराबर। अब मुझे बताओ बी ए पॉसिबल है क्या? इज बी ए पॉसिबल? मैंने ए बी एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन को सी बोल दिया। बी ए पॉसिबल है क्या? तो बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं। देखो बी में क्या हो जाएगा, ये 4 × 2 हो जाएगा, और ए में क्या हो जाएगा, ये 3 × 4। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये 2 है, ये 3 है, पॉसिबल होगा क्या? नॉट पॉसिबल। अरे तो ए बी पॉसिबल था, बट बी ए पॉसिबल ही नहीं था। तो यहीं पे तो समझ गए हम कि ए बी और बी ए हमेशा इक्वल नहीं होंगे। कभी कभी तो बी ए पॉसिबल भी नहीं होता, ये समझे क्या? ये लिख लो कि ए बी पॉसिबल है बट बी ए पॉसिबल नहीं है, ऐसी केसेस भी पॉसिबल है। तो ए बी इक्वल टू बी ए हमेशा होना जरूरी नहीं है। क्लियर है? चलो लिख दिया। In some special cases AB can be equal to BA but not always.
यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देखा जहाँ पे ए बी पॉसिबल था, क्योंकि उस ए का कॉलम्स 4 था, बी का रो 4 था, और जो रिजल्टेंट आया सी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो 3x2 आया। बी ए यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कि ए है मेरा 1 2 3 0 -1 1 2 -2 0, और बी है 2 4 -1 0 1 2। क्या आप ए बी निकालना चाहोगे? ए बी खुद से निकालोगे ए बी? चलो निकालो ए बी। ए बी 2 मिनट का समय है ना। 3 कॉलम्स 3 रोज, और जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा? 3x2। ओरली कर ले कि पूरा दिखाऊं? एक बार बोर्ड्स के तरीके से दिखाता हूँ, फिर मैं ओरली दिखा दूंगा। ठीक है, कि बोर्ड्स में आपको क्या एक्सपेक्टेड रहेगा। तो मुझे पता है रिजल्टेंट आएगा 3 रोज और 2 कॉलम्स, 3 रोज और 2 कॉलम्स, तो उस हिसाब से मैं दिखाऊंगा 3 रोज और 2 कॉलम्स। ठीक है, तो मैं पहले क्या करूंगा, पहला रो और पहला कॉलम मल्टीप्लाई करूंगा। सो 1 इंटू 2, 2 इंटू 4, 3 इंटू -1। देखो कैसे लिख रहा हूँ, 1 इंटू 2, 2 इंटू 4, 3 इंटू -1। ठीक है, फिर पहला रो दूसरा कॉलम 1 इंटू 0, 2 इंटू 1, 3 इंटू 2, 1 इंटू 0, 2 इंटू 1, 3 इंटू 2। उसके बाद कुछ नहीं करना होता, कॉपी करना होता है। ये इंटू वाला पार्ट है ना, कॉपी करने का साइन के साथ। ठीक है, देखो मैं इंटू वाला पार्ट कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, अभी क्या होता है एक्चुअली में, अभी है ना ये दूसरा, हाँ 3 रोज है ना, एक सेकंड सॉरी, रिजल्टेंट 3 रोज का आ रहा है ना, 3 रोज 2 कॉलम्स। देखो रिजल्टेंट क्या था, 3 रोज 2 कॉलम्स, तो ये और एक बार कॉपी होगा। ठीक है, अभी आपको दूसरा रो साइन के साथ कॉपी करना है, 0 -1 1, तो ये कर दिया 0 -1 1 साइन के साथ, 0 -1 1, 0 -1 1 साइन के साथ। ठीक है, तीसरा रो क्या है, 2 -2 0, सो साइन के साथ लिख दूंगा 2 -2 0, 2 -2 0। ट्रिक समझ में आई क्या? चैट में एक बार बताना बोर्ड्स के लिए कैसा करना है। सिर्फ पहला रो लिखना है, पहला रो लिखने के बाद मल्टीप्लिकेशन कॉपी करना है पूरा, मल्टीप्लिकेशन कॉपी, और मल्टीप्लिकेशन कॉपी करके उसका दूसरा रो साइन के साथ इधर कॉपी, और तीसरा रो साइन के साथ इधर कॉपी। ये बोर्ड्स में लिखने के लिए, मेंस में और एडवांस में तो हम ये ओरली ही कर देते हैं, ये लिखते वगैरह नहीं है। ठीक है, तो ये कितना आएगा देखो ज़रा। तो पहला वाला आ रहा है 2 + 8 10 -3 7, दूसरा वाला आ रहा है -4 -1 -5, तीसरा वाला आ रहा है 4 -8 -4, फिर ये आ रहा है 2 + 6 8, और ये आ रहा है -1 -1 + 2 1, और ये आ रहा है -2। देखो आपका भी यही आया क्या, 3 रोज 2 कॉलम्स आए? बताओ मुझे एक बार, 3 रोज 2 कॉलम्स। ठीक है, ये तो हो गया बोर्ड्स में ऐसा लिख के दिखाना है, बाकी तो हम ओरली डायरेक्ट यही पे आ जाएंगे। क्लियर है ना? बी ए पॉसिबल है क्या? चैट में बताओ बी ए पॉसिबल है क्या? इस बी ए, देखो हमने कैसा बोर्ड्स का तरीका एक बार और बता देता हूँ कैसे किया। बोर्ड्स का तरीका में हमने क्या किया, यहाँ ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया, फिर कुछ नहीं लिखा, फिर कॉपी पेस्टिंग किया, इंटू 2 कॉपी, इंटू 4 कॉपी, इंटू -1 कॉपी, इंटू 0 कॉपी, इंटू 1 कॉपी, इंटू 2 कॉपी। कितनी बार करना है वो कैसे समझा,
क्योंकि अपने को रिजल्टेंट ऑर्डर पता है ना, 3 × 2, तो 3 रोज है इसलिए और 2 बार कॉपी किया। फिर इसका दूसरा रो जो है ए का, वो साइन के साथ कॉपी किया, 0 - 1 1, ये देखो 0 - 1 1, 0 - 1 1। उसके बाद तीसरा रो 2 - 2 0, थर्ड रो में कॉपी किया, 2 - 2 0 साइन के साथ, 2 - 2 0। बस आ गया आंसर। क्लियर है। और बी ए पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। बी ए क्यों पॉसिबल नहीं है? बी ए में ये प्रॉब्लम हो रहा है कि बी जो है, बी वो 3 × 2 है और ए जो है वो 3 × 3 है। तो ये 2 है बेटा, ये 2 है और ये 3 है, ये तो सेम नहीं है, इसलिए नॉट पॉसिबल लिखना है। क्लियर है क्या सभी को? बताओ एक बार चैट में। ए 3 × 3 है सर, ओ सॉरी। ठीक है, आगे बढ़े। एक एग्जांपल दूं आपको, देखते आप कर पाते हो क्या क्वेश्चन। 4 - 5 0 2, ये 2 × 2 है। 2 3 - 1 4 - 5 0, ए बी एंड बी ए इफ पॉसिबल, दोनों फाइंड करो। ठीक है, बोर्ड्स के तरीके से नहीं किया तो भी चलेगा, वो लिखाने का डायरेक्ट डायरेक्ट ओरली मल्टीप्लिकेशन करके लिखा तो भी चलेगा। बोर्ड्स का तरीका जस्ट मैंने दिखाया एग्जाम में दिखाने के लिए, बाकी तो सॉर्टेड है। डायरेक्ट लिख दूंगा अभी। ए बी पॉसिबल है क्या? हाँ पॉसिबल है, क्योंकि ये 2 × 2 था और ये 2 × 3 है। ये देखो इसका ये तो सेम है, रोज एंड कॉलम्स, सॉरी कॉलम्स एंड रोज, तो ये 2 × 3 आएगा रिजल्टेंट जो है, मतलब 2 रोज 3 कॉलम्स लिख देंगे डायरेक्ट डायरेक्ट, 2 रोज 3 कॉलम्स। देखें तो ओरली कर देते। 4 - 5 2 × 4, तो 4 × 2 8 और -5 × 4 20, 8 - 20 -12, ये आ गया -12। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, फिर पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, 4 × 3 12, 12 + 25 37। ठीक है, चैट में बताते जाना सही है तो। फिर पहला रो तीसरा कॉलम, पहला पहला रो तीसरा कॉलम, 4 × -1 -4, सही है, ये आपका सेम आया है मेरे जैसा, देखो ज़रा, राइट। फिर दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, सो 2 × 4 8। फिर दूसरा रो पहला कॉलम, जीरो तो देखना ही नहीं है, तो 2 × -5 -10, और ये 2 × 0 0। देखो यही आया क्या, इसका रिजल्टेंट भी 2 × 3 आ रहा है। बी ए पॉसिबल है क्या? बी ए बताओ एक बार, बी ए पॉसिबल है क्या? बी ए पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। आंसर क्या है इसका? आंखों से ही दिख रहा है, इसका कॉलम, बी का कॉलम 3 है और ए का रो 2 है, वो मैच ही नहीं कर पाएगा ना। ठीक है,
एक मैट्रिक्स ले लो ए, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, फाइंड a raised to n where n belongs to natural number। ठीक है, इतना क्वेश्चन है। अब ये है ना पैटर्न ओरिएंटेड क्वेश्चन है। क्या है बेटा? पैटर्न ओरिएंटेड। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। एक हेल्प मैं आपको कर देता हूँ। ए रेस टू एन निकालना है ना, तो पहले ए स्क्वायर निकालते, ए इंटू ए। ओके, तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा? कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब दोनों का ऑर्डर सेम है तो मल्टीप्लिकेशन तो डेफिनेटली पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करें, पहला रो और पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, तो ये कितना आएगा? कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। फिर पहला रो दूसरा कॉलम, कॉस साइन प्लस साइन कॉस। फिर दूसरा रो पहला कॉलम, माइनस साइन कॉस माइनस साइन कॉस। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो आपको ये कैसे दिख रहा है बेटा? ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखा, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा दिखा, ये -2 साइन थीटा कॉस थीटा दिखा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखा। ये फॉर्मूला कुछ याद दे रहा है क्या आपको? बताओ मुझे, डू यू रिमेंबर समथिंग? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा? यस, कॉस 2 थीटा आएगा। करेक्ट, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा आएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा आएगा, एंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा आएगा। समझे? इतना क्लियर है? तो मैंने ए स्क्वायर निकाल के दिया। अब आप है ना ए क्यूब निकालो। ए क्यूब कैसे निकालोगे? ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए आपके पास ऑलरेडी है, ए स्क्वायर मैंने जस्ट निकाल के दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करो और ये लिख लो, और फिर मुझे बताओ ए क्यूब कितना आ रहा है। ठीक है, निकालो। क्या हुआ? हाँ, चलो। तो ए रेस टू एन का एक आंसर दिया है। नहीं, एन टाइम्स ए नहीं आएगा, क्योंकि ए स्क्वायर को फॉलो नहीं कर रहा ना वो। ए स्क्वायर 2 टाइम्स नहीं आया है, ध्यान से देखो। ए क्यूब आप निकालोगे ना वैसे ही दिख जाएगा आपको, जैसे ए क्यूब निकालते हो। आया ए क्यूब किसी का? ए क्यूब को आपको कैसे निकालना है? ए स्क्वायर इंटू ए।
और किसी का आंसर आया? यस, ए ने सही आंसर दिया है। तो जब आप ए स्क्वायर इंटू ए करते हो, ए स्क्वायर, यस नक्षत्रा ने भी आंसर दिया है। ए स्क्वायर आपका था कॉस टू थीटा साइन टू थीटा माइनस साइन टू थीटा कॉस टू थीटा, और ए आपका था कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। यस, यस वेरी गुड। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, ये इंटू ये, तो कॉस टू थीटा कॉस थीटा माइनस साइन टू थीटा साइन थीटा आया, ठीक है। उसके बाद ये इंटू ये, कॉस टू थीटा साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा कॉस थीटा आया, दिखा। ये पहला रो इंटू पहला कॉलम, पहला रो इंटू दूसरा कॉलम। अभी दूसरा रो इंटू पहला कॉलम करेंगे। सो माइनस साइन टू थीटा कॉस थीटा माइनस साइन टू थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस टू थीटा। फिर दूसरा रो और दूसरा कॉलम, माइनस साइन टू थीटा साइन थीटा और प्लस कॉस टू थीटा कॉस थीटा, ऐसा कुछ है, बराबर। ये ध्यान से देखो। देखा, तो ये आपको दिखा क्या, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, याद आया, कोसाइन ऑफ ए प्लस बी। तो कोसाइन ऑफ ए प्लस बी हो गया ना वो। और ये भी दिखा कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, ये साइन ऑफ ए प्लस बी हो गया। ओके। और ये देखो ध्यान से, ये माइनस कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस साइन ऑफ टू थीटा प्लस थीटा, आपको माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। फिर यहाँ पे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी हो जाएगा ना, तो ये कॉस ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा। अब ध्यान से देखोगे तो ए क्यूब आपको मिल रहा है कोसाइन ऑफ थ्री थीटा साइन ऑफ थ्री थीटा माइनस साइन ऑफ थ्री थीटा एंड कोसाइन ऑफ थ्री थीटा। तो आपने नोटिस क्या किया बेटा, आपने नोटिस ये चीज़ की कि आपका ए अगर कॉस थीटा है साइन थीटा है माइनस साइन थीटा है कॉस थीटा है, तो आपका ए स्क्वायर कॉस टू थीटा आया कॉस टू थीटा आया माइनस साइन टू थीटा आया और कॉस टू थीटा आया, और आपका ए क्यूब कॉस थ्री थीटा आया। कुछ तो गड़बड़ लिखा है, ये गलती से कॉस लिख दिया, साइन है, साइन थ्री थीटा आया माइनस साइन थ्री थीटा आया और कॉस थ्री थीटा आया। तो आप एक पैटर्न नोटिस कर रहे हो ना, मैट्रिसेस पूरा पैटर्न पे चलता है बेब। सो ए रेस टू एन क्या आएगा, कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा, डेफिनेटली एन इज अ नेचुरल नंबर, और कॉस एन थीटा। क्लियर है सभी को, ये वाला पार्ट क्लियर है, लिख लो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, जहाँ पे हमने पैटर्न का यूज़ करके ए रेस टू एन निकाला है, प्योरली पैटर्न का यूज़ करके। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर दीजिए। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए रेस टू एन बाई एन इज, इसका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हमें निकालना है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स।
ठीक है, ट्रेस निकालना है आपको। ट्रेस मतलब क्या, समेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। एन इज ए नेचुरल नंबर यहाँ पे। मैं आपको कुछ होमवर्क भी भेजने वाला हूँ, ठीक है, आज जितना भी सिखाया है उसके ऊपर, तो वो नेक्स्ट टाइम करके आना। आंसर आया तो बताना। ठीक है, एक आंसर आया है, आई थिंक वो नक्षत्रा ने दिया है, 0। ठीक है, देखें, तो बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। पहले तो ए रेस टू एन बाई एन निकालते हैं। प्रांजल ने भी आंसर दिया है 1/n, और ए रेस टू एन हमने निकाला था कॉसेन थीटा, साइन एन थीटा, माइनस साइन एन थीटा एंड कॉसेन थीटा। ठीक है, तो ये एन थीटा अंदर चला गया, तो ये हो जाएगा कॉसेन थीटा बाय एन। यस, पूर्वा ने भी आंसर दिया है, साइन एन थीटा बाय एन माइनस साइन एन थीटा बाय एन एंड कॉसेन थीटा बाय एन। अभी उन्होंने दोनों साइड लिमिट अगर लगाया, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए रेस टू एन बाई एन, तो लिमिट तो पानी की तरह है, हर जगह घुस जाएगा। तो लिमिट अंदर चला गया, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी कॉसेन थीटा बाई एन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी साइन एन थीटा बाई एन, और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी माइनस साइन एन थीटा बाई एन, और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी साइन एन, सॉरी, कॉसेन थीटा बाई एन। ठीक है, तो कॉसेन थीटा बाई एन का वैल्यू हमें निकालना है, तो इसको सैंडविच थ्योरम से करना पड़ेगा हमें। तो हमको पता है कि कॉस थीटा -1 से 1 के बीच में ही लाई करता है। तो आपने कितना भी बड़ा एंगल अंदर डाल दिया, जैसे कि कॉसेन थीटा, तो भी वो -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। अब मैं बोथ साइड को डिवाइड बाय एन करता हूँ, सो -1/n कॉसेन थीटा बाय एन और 1/n। ठीक है, अब मैं दोनों साइड लिमिट लगाता हूँ, आपको याद आ रहा रहेगा, ये सैंडविच रूल जैसे यूज़ करते हैं ना हम लिमिट्स चैप्टर में, वही यूज़ कर रहे हैं। कॉसेन थीटा बाय एन, और ये लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। सो नेचुरली -1/infinity 0 है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी कॉसेन थीटा बाय एन और 1/infinity भी 0 है। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 0 है, राइट हैंड साइड भी 0 है। बेसिकली ये बोल रहा है कि मैं 0 से बड़ा या इक्वल हूँ, ये बोल रहा है कि मैं 0 से छोटा या इक्वल हूँ। सो फंडामेंटली वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है 0 के समान। सो कॉसेन थीटा बाय एन इज 0। या फिर लॉजिकली भी आप देखोगे, कॉसेन थीटा का जो कैपेसिटी है वो -1 से 1 के बीच में ही है। सो बेसिकली दैट इज नथिंग बट अ फाइनाइट नंबर। कॉसेन थीटा के अंदर कितना भी बड़ा एंगल डालो कॉस के अंदर, वो फाइनाइट नंबर ही आता है, और डिवाइड बाय तुम इनफाइनाइट कर रहे हो, तो आंसर 0 ही आना है। सैंडविच रूल की क्या ही ज़रूरत, कोई ज़रूरत नहीं। समझ गए ना, कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, समझ गए। पूरा देखिए चार्ट, पूरा।
यू विल अंडरस्टैंड द पावर ऑफ एआई। ठीक है, फाइनाइट बाय इनफाइनाइट जीरो। ठीक है, अब ध्यान से दिमाग लगाओ, सैंडविच रूल से भी जीरो आया, इससे भी जीरो आया, मुझे सिर्फ ट्रेस चाहिए। सो डायगोनल एलिमेंट ये हो गया और ये हो गया। भाई साहब ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो आंसर तो जीरो ही आना है ट्रेस ऑफ ए का। एग्जिट मत करना, ट्रेस ऑफ ए जीरो। समझ गए क्या? सही है ना? समझ गए क्या? बताओ एक बार मुझे। ठीक है, ये लिख लो। ये लिख लो। सो ट्रेस आ गया जीरो। क्लियर है ना? तो हमने बेसिक्स तो सारे सीख लिए हैं। नेक्स्ट टाइम हम और भी चीज़ें इसमें सीखेंगे। ठीक है, मैट्रिसेस चैप्टर में मैं एक होमवर्क भेज दूंगा, वो एक सॉल्व कर देना। हो गया लिख के?